नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 7 व्याख्यान 34 अनुवाद अध्ययन के स्रोत में अंतर। अनुवाद अध्ययन के स्रोत में अंतर 4 है। इसमें हम शब्दकोश और अनुवाद, तो शब्दकोश विज्ञान, जैसे शब्दकोश मैंने रखा है, शब्दकोश और अनुवाद रखा है। जैसे शब्दकोश विज्ञान में अनुवाद अध्ययन किस तरह से एक स्रोत के रूप में प्रयोग होता है, ये हम देखें। तो शब्दकोश विज्ञान और अनुवाद। अब शब्दकोश और अनुवाद को लेकर जब हम बात करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं कि शब्दकोश कई प्रकार के होते हैं। अब सिर्फ कोश अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ बात करें कोश पर, तो कोश पर्यायवाची कोश होता है और द्विभाषी कोश होता है। पर्यायवाची कोश में एक ही भाषा, जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा का जो शब्द है उसका पर्याय उसी का पर्याय है, मिल जाएगा। अब द्विभाषी कोश, जिसको हम बाइलिंगुअल डिक्शनरी कहते हैं, उसमें दो भाषाएं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी अंग्रेजी। एक शब्द है जैसे गाय, काऊ, उसका पर्याय हिंदी में, अंग्रेजी का हिंदी में, हिंदी का अंग्रेजी में मिल जाएगा। वैसे कई भाषाओं के कोश भी हो सकते हैं, मतलब एक मूल भाषा, उससे कई भाषाएं, कई भाषाओं में उसका, जैसे 3 भाषाओं का कोश हो सकता है, 4 भाषाओं का कोश हो सकता है। और बृहत कोश के अंतर्गत क्या होता है कि एक शब्द है तो वह शब्द का लिंग क्या है, वचन क्या है, और उसको किस तरह से आप उसका उच्चारण करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, और उसकी वर्तनी क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया है। जैसे अंग्रेजी में कहें एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये सब उसमें बृहत कोश में होता है, जो एक एलॉबरेट, जो एक विस्तार रूप से उसमें एक शब्द को लेकर बात होती है। कुछ कोश होते हैं जो विशेष शब्दावली पे, जैसे प्रसाद की शब्दावली कोश। तो अब ये जो शब्दावली क्या है, जैसे सांस्कृतिक शब्दावली कोश, तो वहां पे क्या है कि उस साहित्य में या कुछ संस्कृति को लेकर जो शब्द हैं उसका विस्तार से वहां पे प्रस्तुति होती है, जो विस्तार से है, जिसका जैसे रेफरेंस, संदर्भित होता है, वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाया जाता है कि इस शब्द का जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे जो है शब्द, उस शब्द का अर्थ हम समझ पाए। तो रेफरेंस वाली चीज भी होती है। तो कोश के जो है कई प्रकार हैं। ये एक विशाल क्षेत्र है, एक विज्ञान है, प्रणाली है, जिसमें शब्दों का को लेकर एटिमोलॉजी को लेकर बात होती है। एटिमोलॉजी
तो शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, ये भी होता है उसमें। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वह है शब्दकोश। अनुवाद का क्या इसमें दायित्व है कोश के निर्माण में? अनुवाद का क्या दायित्व है? अनुवाद अध्ययन किस तरह से इसका स्रोत है, ये हम देखेंगे। तो इसको समझना जो है, जैसे हमने भाषा विज्ञान के अध्ययन में हमने शब्द विज्ञान को समझा, अर्थ विज्ञान को समझा, वही चीज यहां पे हम समझेंगे। उसको समझने में हम अनुवाद का प्रयोग कैसे, मतलब अनुवाद क्या है, दूसरी भाषा, एक भाषा से दूसरी भाषा में, दो भाषाओं के बीच, इस चीज को हम समझें। अब इसको हम ऐसे समझ रहे हैं जैसे अनुवादक के 4 गुण होने चाहिए। एक गुण में क्या होने चाहिए? एक मूल भाषा की जानकारी होनी चाहिए, दूसरे लक्ष्य भाषा की जानकारी होनी चाहिए, विषय की जानकारी होनी चाहिए, और फिर अभ्यास। 3 तो मुख्य है। तो मूल भाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, विषय की जानकारी, फिर अभ्यास। अब हम अभ्यास को देखें तो अभ्यास तो यह है कि आप उसका अभ्यास करते रहेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से, श्रेष्ठ रूप से उसका प्रयोग करने लगेंगे और अनुवाद बहुत अच्छी तरह से आएगा। लेकिन मूल भाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और विषय, यहां हमें किस चीज का प्रयोग होना चाहिए? हमें कुछ उपकरण चाहिए। अगर हमें एक शब्द आया गाय, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कौ कहेंगे। तो गाय का कौ भी है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, या विषय के आधार पर, संदर्भ के आधार पर हमें उसका प्रयोग कैसे करना। जैसे उदाहरण के लिए छत है, ठीक है। अब छत से पानी टपक रहा है, छत से पानी टपक रहा है अगर हम ये कहें, तो यहां पे छत के लिए रूफ है या सीलिंग है? रूफ है या सीलिंग है, इसको जानना आवश्यक है, इसको जानना आवश्यक है। अच्छा, कोश में यह भी है, मुहावरे लोकोक्तियां कोश भी हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के कोश हैं। अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, मुहावरे लोकोक्ति कोश। इसमें क्या है? मगरमच्छ के आंसू, अर्थ क्या होगा? क्रोकोडाइल टीयर्स। अर्थ क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान है यही। ऊंट के मुंह में जीरा, अगर हम कहें, ये क्या कह रहे हैं भाई? हमारे समझ में नहीं आ रहा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर हम कह रहे हैं। तो शब्द अनुवाद भाव दे देगा क्या? मूल भाषा पता है, लक्ष्य भाषा पता है, विषय का ज्ञान। अब विषय का ज्ञान के लिए हम संदर्भ देखना पड़ेगा ना, कि किस संदर्भ में उसका प्रयोग हो रहा है। तो जैसे उदाहरण के लिए, इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं अगर हम कहें, ये किसकी कुर्सी है? कुर्सी का लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अच्छा, शब्द है, शब्द में है कि आई वेंट टू बॉम्बे। अब यहां आई कौन है? आई वेंट टू बॉम्बे। अब ये आई
मतलब मैं, अब मैं वो कौन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसको जानने के लिए हम उसके लिए संदर्भ देखेंगे कि किस संदर्भ में वो कह रहे हैं पूरे वाक्य में। ठीक है, तो चीजों का ज्ञान, विषय का ज्ञान, वहां पे जो उपकरण के रूप में हमें जिसकी सहायता से, जिसके उपयोग से हम शब्द का अर्थ खोजेंगे, सही अर्थ, मतलब मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे सब चीजों का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को मैं कहां, कैसे सही संदर्भ में प्रयोग कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे हमें कोश की जरूरत है, क्योंकि कोश हमें निश्चित रूप से उसका अर्थ दिखाता है। जैसे छत है, रूफ है और सीलिंग है, दो शब्द हैं भाई। रूफ कहां प्रयोग करोगे और सीलिंग कहां प्रयोग करोगे, ये अब अनुवादक पे है, ये आपको कोश जानकारी दी। तो अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो शब्दावली, शब्दावली का ज्ञान, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उस शब्दावली का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रयोग कैसे हो रहा, तो अब वो सांस्कृतिक रूप से उस शब्दावली का, उस शब्द का अर्थ क्या होगा। अब भेंट है, चढ़ावा है, तो भेंट कहां इसका प्रयोग होगा, चढ़ावा सांस्कृतिक संदर्भ में, धार्मिक संदर्भ में उसका प्रयोग कैसे होगा उस शब्द का। तो वहां भी कोश हमें सही अर्थ दिखाता है कि इसका प्रयोग कैसे होना चाहिए शब्द समूह को लेकर। तो पर्यायवाची शब्दकोश क्या है, पर्यायवाची शब्दकोश एक ही शब्द का, जैसे कमल है, पंकज है, जलज है, सूर्य है, सूरज है, बता देता। द्विभाषी में सूर्य सन, चंद्र मून, चंद्रमा मून। तो अब यहां पे कोश का प्रयोग बहुत अनिवार्य है सटीक अनुवाद के लिए, एक अच्छे अनुवाद के लिए। तो अब हम बात करेंगे जैसे शब्दकोश के उस संग्रह को लेकर, मतलब इस संदर्भ में निर्माण को लेकर जब बात हुई तो 1960 के दशक में यूनेस्को के विशेषज्ञ के बीच चर्चा हो गई कि इसके विचार पर किया गया कि समूह का संगठन किया गया। उस समूह में सिफारिश देने वाले थे सीसी वर्ग ने शब्दकोश की परिभाषा दी। शब्दकोश एक सामाजिक रूप से निर्मित भाषा रूप की व्यवस्थित और क्रमबद्ध सूची है जो किसी भी भाषांतरण समुदाय की के वार्तालाप गतिविधि से एकत्रित की गई है और इसके लिए व्याख्या शब्द कोशगार इस प्रकार प्रदान कर सकता है कि इस प्रकार की में जाना जाना चाहिए। उपयुक्त पाठ में इसका प्रयोग और उसके अर्थ को समझा जा सके, साथ ही उस भाषा की संगत और जानकारी भी हो सके। तो इतना सब उस कोश में आना चाहिए, तब हमें इसकी जरूरत है, ये सोचें। तो एक व्यवस्थित संरचना कोश में क्या है, एक व्यवस्थित संरचना है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन कैसे है, जैसे
हजारों शब्द हैं। अब कई हजार शब्द कैसे ढूंढ निकालोगे भाई, ये शब्द का क्या अर्थ है? जैसे एप्पल, एप्पल है तो एप्पल की सेब, तो ए में देखोगे तो ए में है, ए में ये बी, ए सी। वैसे हिंदी में अक्षर आ उसका क्रम है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करेंगे। भाषी समुदाय मतलब जितने भाषा से संबंधित जितने समुदाय के जितने शब्द हैं उस समूह के से शब्दों को लिया गया। भाषा रूप एक सामाजिक रूप से दो पाठ व्यवहार, मतलब उसका एक कोश का एक भाषा का एक रूप है, उसका सामाजिक रूप है, उसका व्यवहार क्या है। स्वतंत्र अर्थ व्याख्या, उस अर्थ का अर्थ क्या है, व्याकरणिक उसका रूप क्या है। और संरचना और संदर्भित पाठ, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए जब उसको हम वाक्य में लाएंगे, और उसको संदर्भ में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए रोटी, अगर हम रोटी को ले लें, भाई ब्रेड बोल दिया, भाई ब्रेड, ब्रेड है क्या, अगर हम ढूंढेंगे तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है, गूगल में अगर आप वॉइस में बोल रहे हैं ब्रेड, तो तुरंत जो है आज की एआई टेक्नोलॉजी ये बता रही है कि ब्रेड क्या है, ये गेहूं से बना हुआ पदार्थ है, इसको इस तरह से बनाया जाता है। तो ये भी क्या है, एक जानकारी आपको दी जा रही है। तो यहां पे क्या है, एक कोश है और यहां अनुवाद का प्रयोग हो रहा, अनुवाद के बिना नहीं हो सकता। भाई अनुवाद हमें क्या करता है कि शब्द की जानकारी देने में, जहां दो भाषा आ जाती है तो वहां अनुवाद, भाई हम रोटी खाते हैं लेकिन ब्रेड के बारे में जानना चाह रहे हैं तो अनुवाद वहां पे आ जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें अंतर्गत आती हैं। आगे इसमें हम जैसे हम कहेंगे कि कोश से संबंधित जब हम बात करते हैं तो इसके दृष्टिकोण पे, जैसे इसके अर्थ को लेकर अगर हम कोश करें तो कोश को बनाते समय हमें जो प्रमुख चीज वो है कि उसके अर्थ पर बात होती है। तो उस पर बात करेंगे तो वहां पे हमें समतुल्य का पर हमें चीजें आती हैं। जैसे पहले क्या होता है कि रोमन जकोस्वन ने विस्तृत दृष्टिकोण में अनुवाद के 3 प्रकार से विचार किए, अंतर्भाषिक, अंतःभाषिक, अंतर्भाषिक और अंतर्प्रतीक। इस पर हमारी व्याख्या हो चुकी है। जैसे एक भाषा के अंदर जिसको हम कहेंगे पर्याय शब्दकोश का प्रयोग हो जाए, अंतर्भाषिक द्विभाषी कोश, दो भाषाओं की पेज की, और अंतर प्रतीकांतर कोश, तो वहां पे हम शब्द को लेकर जो प्रतीक शब्द के अर्थ और उसके प्रतीक को बारे में हमने बात कर चुके, वहां कोश की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे समतुल्य बात हमने, समतुल्य पर भी मैंने उस पे समतुल्य पर मैं आपको पहले समझा चुका हूं। समतुल्य क्या है कि जब हम समान अर्थ वाले शब्द को ढूंढ रहे हैं और वो समान अर्थ वाले शब्द मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कहां तक वो समान अर्थ वाले शब्द मिल जाते हैं, नहीं तो फिर निकटतम अर्थ वाले शब्द, तो यहां पे समतुल्य का प्रयोग होता है। तो कोश बनाने में इन सब का प्रयोग होता है, वहां पे अनुवाद की भूमिका अहम है। अब अर्थ को लेकर बात करेंगे तो अर्थ क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि शब्द को लेकर हम कोश बना रहे हैं
अब उस शब्द को लेकर जब हम बना रहे हैं तो उसमें पर्याय देख रहे हैं, उसमें दुभाषी देख रहे हैं, फिर उसके हम संदर्भ को देख रहे हैं, उसके प्रयोग को देख रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं। तो फिर उसमें अर्थ की प्रधानता है। तो बोधात्मक अर्थ क्या है, उसमें क्या होना चाहिए? बोधात्मक अर्थ क्या है? उस भाषा की इकाई, मतलब उस शब्द के अर्थ जो बाह्य वस्तु के बीच के संबंध का परिणाम हो, मतलब जो दिख रहा है। जैसे इसको भी मैंने आपको पहले समझा चुका है कि प्रतीक जो हमें दिखता है वो उसके लिए शब्द बना तो उसके लिए अर्थ बना। जैसे पानी, पानी क्या है? पानी, जैसे हमें पहले पानी के लिए पानी शब्द है ये नहीं पता, हमें दिख रहा है पानी, पानी बहते हुए हमें दिख रहा। तो इसके लिए जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, मतलब इसके लिए पानी है, और पानी का अर्थ क्या है? उसको पानी मतलब वो चीज है जिसको हम पी सकते हैं, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बोधात्मक अर्थ है। और व्याकरणिक अर्थ, तो व्याकरणिक अर्थ यह है कि जैसे ने, को, जा, मा, में, पर, अब इसका जो है व्याकरणिक प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ क्या बनेगा? जैसे राम ने रावण को मारा, अब इसमें ने क्या है? राम से लिखा गया है, राम ने ये बात की है, राम को चाहिए, गोपाल पसंद नहीं करता है। तो यहां पे जो ने है, को है, जो है, अब इन सब का प्रयोग व्याकरणिक अर्थ देता है, उसके बगैर नहीं है। जैसे बट के लिए हम कहेंगे लेकिन, परंतु, कई चीजें हैं जो हमें उसका अर्थ देती हैं। संरचनात्मक अर्थ, ये अर्थ है जैसे संरचना में मुख्य अर्थ जो अर्थ है उसके साथ संकेत प्रतीत होता है, संरचनात्मक अर्थ। जैसे पंकज है, जलज है, कमल है, तो समतुल्य रूप को प्रदान करता है, समतुल्य रूपों को समझाता है। अब इसके अंतर्गत हम आएंगे तो ये क्या है कि हमें सामाजिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ, शैलीगत अर्थ और क्षेत्रीय अर्थ। सामाजिक अर्थ क्या है? जैसे सामाजिक अर्थ क्या है? समाज और संस्कृति के स्तर से उसके संबंधित अर्थ हैं। जैसे तू, आप, जैसे तू कह रहे हैं और आप कह रहे हैं, वहां पे समाज और संस्कृति से जो उसके माध्यम से हम किसको बताना चाहते हैं, जैसे वह, वे, ठीक है, तो एक सामाजिक अर्थ को बताता है उसमें, जिसमें जो है ये हम दुभाषी कोश में जो है इसको हम प्रयोग करेंगे तो इसकी जो प्रयोग है वो हमें स्पष्टता दे देगी कि किस तरह से हम एक सामाजिक उसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ निकाल पाए। लक्षणार्थ अर्थ क्या है? लक्षणार्थ अर्थ वह है कि जैसे मैं कह रहा हूं बेवकूफ के लिए तुम बेवकूफ हो ये नहीं कह रहा, अगर मैं कह रहा गधा तुम गधे हो, तो लाक्षणिक अर्थ है जो वास्तविक अर्थ से के कुछ लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। शैलीगत अर्थ क्या है? जैसे बाप कहें हम उसको पिता कह रहे हैं, अम्मा कह रहे हैं माता कहेंगे, तो शैलीगत अर्थ मतलब शैली जो भाषाई रूप है उसको प्रस्तुत करने वाले। क्षेत्रीय अर्थ क्या है? क्षेत्रीय अर्थ यह है कि जो एक आंचलिक भाषा, एक भौगोल की भाषा को बता रहे हैं। जैसे
तेरो, मेरो, छोरा, छोरी। तो ये क्यों ये हम समझा रहे हैं, क्योंकि अनुवादक अगर ये देख रहा, वाक्य है कि उसने वहां एक छोरी को देखा, वहां उसने एक छोरे को बात करते हुए देखा, ये मेरो है। तो अब ये इस शब्द का अर्थ क्या है? अनुवादक उस शब्द को लेकर, उसके अर्थ को लेकर वहां पे उसकी शैलीगत या क्षेत्रगत, सामाजिक, आर्थिक, उसका जैसे मैंने कहा भेंट है, चढ़ावा है, तो इसका क्या प्रयोग होगा विषय के आधार पर, शब्द का प्रयोग, यहां उसको प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो शब्दकोश जो यथासंभव, यथा व्यवस्था रूप से हमें अर्थों को प्रस्तुत करता है। कुछ शब्द हैं, कुछ कोश हैं जो अध्यात्म कोश हैं, वो हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा से संबंधित कोश भी हैं। तो एक क्षेत्र की बोली है, बोली को समझने के लिए भी कोश है, जैसे ब्रज भाषा, जैसे इस बोली को समझने के लिए उसके कोश हैं, ब्रज भाषा कोश। अवधि को लेकर भी है, अवधि शब्द कोश है। अब राजभाषा कोश है कि जो हमारी हिंदी के जो भाषा है, जो राज्य भाषा मतलब कार्यालय भाषा से संबंधित जो कोश है, मतलब उसके संबंधित शब्दों को लेकर है। तो यहां पे जो प्रमुख चीज है, तो यथासंभव ये है कि अनुवाद इन शब्द कोशों में प्रयोग होते हैं, और ये अनुवाद के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, फिर समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दो भाषा में व्यक्त विचारों को समझने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये जो सटीक अर्थ को ढूंढने के लिए प्रयोग होता है कि भाई इसने क्यों क्यों इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अब तदर्थ एडहॉक, भाई इसने क्यों प्रयोग किया। अब इसको जो है कोश में देखो क्या अर्थ है इसका। तो अनुवाद इस में सम्मिलित है, अनुवाद मूल आधार है। तो इन्हीं चीजों को हम बता रहे हैं कि अनुवाद अध्ययन में, अनुवाद अध्ययन का स्रोत, जो स्रोत है वो कोश विज्ञान में प्रयोग होता है। अब उदाहरण के लिए एक और उदाहरण है, उसके गिलास में पानी नहीं है, उसके चेहरे पर पानी नहीं है। दो शब्द हैं, यह एक अच्छा उदाहरण है इसलिए मैंने इसको लिया है। तो एक में जो गिलास में पानी नहीं है मतलब सचमुच पानी नहीं है। अब चेहरे पे पानी नहीं है, चेहरे पे पानी कहां से आ गया। तो पानी क्या है, यहां पे एक मान सम्मान की बात है, एक सम्मान नहीं रहा उसका, पानी नहीं रहा मतलब वो कुछ गलत कर दिया जिस वजह से वो अपमानित हो गया, इस अर्थ में ले सकते हैं। तो मेरी ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग शब्दकोश विज्ञान को, और मतलब शब्दकोश और अनुवाद, मतलब शब्दकोश विज्ञान तो वो है कि किस तरह से शब्दकोश बनाया जाता है, वो शब्दकोश विज्ञान है, उस पर हमने नहीं बात किया। शब्दकोश विज्ञान में अनुवाद का प्रयोग है, ये तो है, लेकिन हमने यहां पे जो व्याख्यान सुनी है वो है शब्दकोश और अनुवाद पर आपने व्याख्यान सुनी है। तो अनुवाद शब्दों, अनुवाद का प्रयोग क्या है और शब्दकोश का प्रयोग क्या है, ये आपने समझा, जहां पे शब्दों के अर्थ को निकालने में और उसका
अनुवाद में प्रयोग कैसे होता है ये हमने देखा। ठीक है, और कुछ अभी कुछ शब्दावली है। शब्दावली इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप धीरे धीरे अनुवाद करना सीखें, इसलिए। फॉल ऑफ टेम्परेचर, तापमान गिरना। फेमाइन, अकाल। अल्ट्रावायलेट, पार बैंगनी। फील्ड, क्षेत्र, खेत। फ्लड, बाढ़। फ्लड अफेक्टेड एरिया, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र। फॉग, कोहरा। फोरकास्ट, पूर्वानुमान, पूर्वानुमानित। फॉरवर्ड, अग्रवर्ती। फुर्रो, कुंड। ये कुछ शब्द मैंने दिए हैं। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है, जिसमें शब्दकोश और अनुवाद का संबंध हमने बताया। अनुवाद अध्ययन का प्रयोग स्रोत के रूप में, अनुवाद का प्रयोग शब्द कोश में कैसे होता है, इसका जो है इस पर व्याख्यान रही। संदर्भ पुस्तकों एवं ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी। अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। इन सबसे सामग्रियों को लिया गया है, जोड़ा गया है, ताकि इस व्याख्यान में एक समझ लिया है, व्याख्यान सरल हो। उदाहरणों को भी लिया गया है इन किताबों से, ताकि हम अच्छी तरह से समझ पाएं और हमारा व्याख्यान एक सरल रूप से प्रस्तुत हो। आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।